आज हमारा जो इसके बाद टॉपिक है, सेम हम प्राइमरी बोन ट्यूमर्स को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद है पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा। तो सबसे पहले तो याद रखें, नाम से पता चलता है इट इज कम फ्रॉम दी एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स हमारे पास स्टार शेप्ड होते हैं, और इनके इस तरह हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है। जिस तरह स्टार होता है, इसी तरह ये भी स्टार शेप सेल्स होते हैं, और इसके हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है। तो इस ट्यूमर को समझने से पहले इतना याद रखें कि ऐसा ट्यूमर ब्रेन के अंदर, जो एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है, और इसके अंदर हमारे पास हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आएगी, दैट इज वेल नोन एज पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा। इट इज द लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा, मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर इन दी एडल्ट। जैसा कि इससे पहले मैंने बता दिया था कि जो पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा है, ये एडल्ट के अंदर, चाइल्डहुड के अंदर, जो बच्चों में मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है। यूजुअली विल सर्कमस्क्राइब इन चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफन फाउंड इन पोस्टीरियर फोसा, दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम। तो जहाँ पे ब्रेन स्टेम के पीछे सेरिबेलम पड़ा है, उस एरिया को हम पोस्टीरियर फोसा कहते हैं। और बच्चों के अंदर यूजुअली ये वहां से आता है, और ये बिनाइन है एंड दिस हैज अ गुड प्रोग्नोसिस, क्योंकि पहले से हमने बात की है कि पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा इज अ लो ग्रेड कैंसर। ये एस्ट्रोसाइट ओरिजिन है, इसमें GFAP पॉजिटिव ट्यूमर मार्कर है, और बाइपोलर बाइपोलर न्यू प्लास्टिक सेल विद हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो पूरा टॉपिक आप लोग भूल जाए, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट जस्ट यू नो, एज द नेम सजेस्ट एस्ट्रोसाइटोमा, कि ये कैंसर एस्ट्रोसाइट से आता है, और इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। दे आर मोर देन इनफ टू आंसर इट इन द एग्जाम। दैट इज हाईली associated with microcyst and rosenthal fiber, that is eosinophilic corkscrew fiber, which lead to cystic plus solid, and that is the gross finding of the astrocytoma। तो प्राइमरी malignant ब्रेन ट्यूमर चाइल्डहुड के अंदर, जिसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और GFAP ट्यूमर मार्कर उसके अंदर पॉजिटिव आता है, थिंक अबाउट पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा। इसके बाद आते हैं मेडुलोब्लास्टोमा, दैट इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर इन चाइल्डहुड। अब ये जो है, ये लो ग्रेड है बट मोस्ट कॉमन है। ये हाई ग्रेड है क्योंकि ये मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर है। इन्वॉल्व सेरिबेलम कैन कंप्रेस फोर्थ वेंट्रिकल, लीडिंग टू नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। इसका मतलब ये है कि हम जब CSF की फ्लो पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि लेटरल वेंट्रिकल से CSF थर्ड में जाएगी, थर्ड से फिर CSF किधर जाएगी, फोर्थ में जाएगी। तो फोर्थ वेंट्रिकल तक अगर CSF आए, लेकिन उसको हम कंप्रेस करके सब अरेक्नाइड स्पेस में ले जाने से प्रिवेंट करें, तो ऐसी हाइड्रोसेफिलिस को नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफिलिस, दैट विल लीड टू हेडेक, पेपिली एडिमा, कैन इन्वॉल्व सेरिबेलर वर्मिस, लीड टू ट्रंकल एटेक्सिया। क्योंकि जो सेरिबेलम है, हम सेरेब्रम की बात नहीं, सेरिबेलम की बात करते हैं। तो सेरिबेलर कार्टेक्स जो है वो एप्सिलेटरल कंट्रोल है, और जो वर्मल एरिया है, जो फाइबर्स है एक्सान के, जो लेफ्ट राइट सेरिबेलर हेमिस्फेयर को आपस में मिलाते हैं, उनको वर्मिस एरिया कहते हैं। तो जो सेरिबेलर वर्मिस है, ये इसके अंदर ज्यादातर अफेक्ट होता है, और इसके अंदर there is any compression, any damage to cerebellar vermis, that will lead to truncal ataxia, can send to drop metastasis to spinal cord. It is a form of primitive neuroectodermal ट्यूमर, और ये होमर राइट रोसीट स्मॉल ब्लू सेल सराउंडिंग सेंट्रल एरिया ऑफ न्यूब्रेल, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टोस्पाइसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइनेप्टोपाइसिन। जिस तरह GFAP ट्यूमर मार्कर प्रेजेंट इन दी पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, इसी तरह एग्जैक्टली ऐसा ट्यूमर जो चाइल्डहुड के अंदर मेलिग्नेंट हो, और वो सेरिबेलर वर्मस निकल आए, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस कराए, और उसमें साइनेप्टोपाइसिन पॉजिटिव आ जाए, थिंक अबाउट मेडुलोब्लास्टोमा। तो चाहे आप USMLE में जाए, FCPS में जाए, किसी भी एग्जाम में जाए, जब तक आप लोग पंच पॉइंट के ऊपर फोकस ना करें, तो आप लोग एग्जाम में डिफिकल्टी फील करेंगे। तो जो जो पॉइंट्स पंच पॉइंट की शक्ल में पढ़ाने जा रहा हूँ, उसी को आप लोगों ने सही तरीके से हाईलाइट करके याद करना है, ठीक है। फिर इसके बाद है इपिंडाइमोमा, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन फोर्थ वेंट्रिकल, कैन काज हाइड्रोसिफिलिस, दैट हैज अ पुअर प्रोग्नोसिस। इपिंडाइमल सेल से आता है, और आप लोगों को पता है कि इपिंडाइमल सेल ये CSF बनाता है। तो रॉड शेप इसमें ब्लेफारोपास होते हैं, दैट इज फाउंड नियर द न्यूक्लियस, इसकी फाइंडिंग है।
इसके बाद क्रेनियोफेरेंजियोमा, अब इसको मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ, एग्जाम के अंदर ये आता रहता है। मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर है, जिसके अंदर मोस्ट लाइकली कैल्सिफिकेशन होता है। सो दिस इज द ट्यूमर वेयर कैल्सिफिकेशन चांसेस इज वेरी वेरी हाई, मे बी कंफ्यूज विद पिट्यूटरी एडिनोमा, बोथ काज बाई टेम्पोरल हेमियानोपिया एसोसिएटेड विद हाई रिकरेंस रेट। ये कहाँ से आता है? ये रिकेट्स पाउच से आता है, और रिकेट्स पाउच इज अ टाइप ऑफ एक्टोडर्मल सेल। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में फीटस बनता है तो देयर आर थ्री लेयर्स। द आउटर इज एक्टोडर्म, द मिडल इज मीजोडर्म एंड द इनर इज एंडोडर्म। तो जो बाहर वाला लेयर है एक्टोडर्म, उससे आने वाला जो स्पेशल टिश्यूज होते हैं रेडकेस पाउच, जिसने फ्यूचर में एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाना है, उससे आने वाले ट्यूमर को करेनियोफेरेंजियोमा। सी फॉर दिस कैंसर हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी to occur in childhood but severe calcification. Cholesterol crystal found in the motor eye-like fluid within the tumor. तो cholesterol eye finding in tumor within the brain, think about craniopharyngioma। ठीक है जी। लेकिन इसमें सी का मतलब कैल्सिफिकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। व्हाट इज पीनियल ग्लैंड ट्यूमर? सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताता चलूँ कि जो पीनियल ग्लैंड है इसका काम क्या है। दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड दैट प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन। और जो मेलाटोनिन है ये हमारी सर्काडियन साइकिल या स्लीप साइकिल को मेंटेन रखती है। ठीक है जी। और देखिए, पीनियल ग्लैंड जो ट्यूमर है मोस्ट कॉमनली एक्स्ट्रागोनेडल जर्म सेल ट्यूमर, इंक्रीज इंसिडेंस इन मेल, प्रेजेंट विद obstructive hydrocephalus because it can compress cerebral aqueduct। क्योंकि हमें तो ये पता है कि जो सेरेब्रल एक्विडक्ट है इसका काम सीएसएफ को लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड थर्ड वेंट्रिकल से लेकर किसको देना है? फोर्थ वेंट्रिकल को देना है। ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं इम्पोर्टेंटली, क्योंकि इसके अंदर जो हम क्वेश्चन करेंगे पीनियल ग्लैंड ट्यूमर्स के अंदर, वो मोस्ट लाइकली हमारे पास क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम यू विल अपेयर इन दी अपकमिंग टाइम। तो जो पीनियल ग्लैंड है स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, जो ब्रेन के अंदर मेलाटोनिन को सिक्रीट करती है, और ये सर्काडियन साइकिल स्लीप साइकिल के अंदर ये काम करती है। ठीक है जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों ने समझनी है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पेरिनार्ड सिंड्रोम। पेरिनार्ड सिंड्रोम क्या है? इट इज नथिंग कंप्रेशन ऑफ डोर्सल मिड ब्रेन। इसमें तीन चीजें, अपवर्ड गाज पॉलिसी, कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन निस्टिगमस एंड लीनियर लाइट लीनियर डिसोसिएशन। सो मतलब अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब एसोसिएटेड विद पिनियल ग्लैंड ट्यूमर having upward gauge palsy, lead to nystagmus and light near dissociation। इसमें अक्यूरेट फाइंडिंग आती है, इसको हम क्या कहते हैं? पीनियल ग्लैंड ट्यूमर्स कहते हैं। और जो पीनियल ग्लैंड ट्यूमर है दैट इज हाईली हाईली सिमिलर टू टेस्टिकुलर सेमिनोमा। जो टेस्टिस की कैंसर है ये उनकी तरह जनाब क्या रखती है? सिमिलैरिटी रखती है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड हर्निएशन सिंड्रोम। हर्निएशन का मतलब ये है कि अगर ब्रेन है फॉर एग्जांपल, उसकी कोई भी पार्ट वो अपनी जगह से मिसप्लेस होके दूसरी जगह में जाए तो उसको हम हर्निएशन सिंड्रोम कहते हैं। क्योंकि अगर एक ब्रेन का हिस्सा है वो अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह जाए तो डेफिनेटली वो दूसरी स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगी, जिससे बहुत सारे मसले हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखें फॉक्स सेरेब्राई। ये जो ऊपर वाला एरिया है स्पेशल एरिया, दैट इज फॉक्स सेरेब्राई। लेकिन इसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि जो फॉक्स सेरेब्राई है इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हर्निएशन हो जाए तो व्हाट विल बी दी फाइंडिंग। लेकिन आई थिंक कि आप लोगों को सबसे पहले ये तो भी पता होना चाहिए कि जो फॉक्स सेरेब्राई है ये क्या है। ठीक है जी। फॉक्स सेरेब्राई इज नथिंग, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ड्यूरा मैटर। एक्चुअली जो बाहर की तरफ लेयर है दैट इज फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मेनिंजियल लेयर, उनकी जो इन्वेजिनेशन होती है ब्रेन की तरफ, इन्वेजिनेशन, इनको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फॉक्स सेरेब्राई। इसको हम सिंगुलेट हर्निएशन अंडर द फॉक्स सेरेब्राई। इट कैन कंप्रेस एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और अगर ये आर्टरी कंप्रेस हो जाए तो देयर विल बी वीकनेस इन द लोअर लिम्ब। फिर सेंट्रल या डाउनवर्ड ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन जो होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन स्टेम लीडिंग टू रप्चर ऑफ पैरामीडियन बेसिलर आर्टरी ब्रांचेस लीडिंग टू ड्यूरेट हीमोरेज यूजुअली फेटल। इसका मतलब ब्रेन स्टेम के अंदर अगर ब्लीडिंग हो जाए तो बहुत सारे
वाइटल स्ट्रक्चर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। फिर अंकल ट्रांसटेंटोरल हर्निएशन, इसमें क्या होता है? अंकस है क्या? इट इज अ मीडियल टेम्पोरल लोब। अर्ली हर्निएशन लीड टू एप्सिलेटल सेम साइड blown pupil, unilateral third nerve compression, like contralateral hemiparesis। तो जो अंकल हर्निएशन है इनिशियली उसमें सेम साइड की थर्ड नर्व अकुलोमोटर नर्व पॉलिसी होती है और contralateral hemiparesis होता है, और लेट क्या होता है? that will leads to coma। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इसके अंदर ये जो फॉर एग्जांपल कर्नोहान फेनामेना है, दैट इज मिसलीडिंग कॉन्ट्रालेटरल ब्लोन प्यूपल इन एप्सिलेटरल व हेमीपेरेसिस ड्यू टू कॉन्ट्रालेटरल कंप्रेशन अगेंस्ट कर्नोहान नॉच। अब आप लोग को ये थोड़ा सा समझना होगा, ये कोई कंसेप्चुअल पॉइंट है, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो कर्नोहान नॉच है ये हमारे पास है क्या। एक्चुअली सबसे पहले तो कर्नोहॉर्न फिनोमेनन, इसको हम देखते हैं कि व्हाट इज meant बाय कर्नोहॉर्न फिनोमेनन। एप्सिलेटरल हेमीप्लेजिया caused by compression of contralateral cerebellar peduncle against tentorial edge by supratentorial mass। इसका मतलब यह है कि नॉर्मली जो अंकल हर्निएशन है उसमें क्या होता है? सेम साइड की ब्लोन प्यूपल यूनिलेटरल टर्नल कंप्रेशन होती है, ऑपोजिट साइड इसमें हेमीपेरेसिस। लेकिन जो हमारे पास कर्नोहोन नॉच है, कर्नोहोन पे नामिना, तो जो चीज कर्टलेटरल पेरेसिस थी वो यहाँ पे एप्सिलेटरल बन जाती है, और जो यहाँ पे एप्सिलेटरल थी वो कर्टलेटरल। सो एक्चुअली कर्नोहोन पे नॉच या कर्नोहोन फेनामेना इज नथिंग, इट इज द अपोजिट फाइंडिंग व्हाट वी हैव इन अंकल ट्रांसटेंटोरल हर्निएशन। इसके बाद सेरिबेलर ट्रांसफर हर्निएशन, फोरम इन मैग्नम में अगर आ जाए, कोम हो सकती है, डेथ रिजल्ट विद हर्निएशन कंप्रेस दी ब्रेनस्टोम। एक्चुअली जो टॉन्सिलर पार्ट है, वर्मस पार्ट है, दे ऑल आर दी पार्ट ऑफ सेरिबेलम। और अगर ये अपनी जगह से मिसप्लेस होकर नीचे आ जाए स्पाइनल कार्ड की तरफ, तो वो फोरामेन मैग्नम में आ सकती है, और फोरामेन मैग्नम में आने के बाद ये क्या हो सकती है? ये कंप्रेस कर सकती है उस एरिया को, जिसकी वजह से डेथ के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों ने समझनी है फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम, वो मोटर न्यूरॉन लीजन है। क्या है? मोटर न्यूरॉन लीजन या मोटर न्यूरॉन साइन है। कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोग को मैं यहाँ से बताता चलो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्रेन है, और ब्रेन के बाद ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन है, दैट इज द पोन, दैट इज द मेडुला, दैट इज द स्पाइनल कार्ड, और यहाँ पे आप लोग देखें स्पाइनल कार्ड, दैट इज द ब्रेन। फिर यहाँ पे हम एक मसल लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द इफेक्टर एरिया, इसका नाम क्या है? इफेक्टर एरिया है। अब गौर से सुनेंगे तो आप लोग को इस टॉपिक का समझ आएगी। एक्चुअली अगर एक न्यूरॉन है जो यहाँ से स्टार्ट होता है कार्टेक्स से, और नीचे इन्फॉर्मेशन लेके आती है कहाँ पे? स्पाइनल कार्ड में, और फिर यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, वो इन्फॉर्मेशन लेके जाती है इफेक्टर एरिया में। तो वो न्यूरॉन जो कार्टेक्स से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होता है? स्पाइनल कार्ड में, उसको हम अपर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और जो स्पाइनल कार्ड से इंफॉर्मेशन लेके इफेक्टर एरिया में जाते हैं, तो उसको हम लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मस्ट नो फॉर द एग्जाम। कि जो अपर मोटर न्यूरॉन है ये जनाब क्या होता है कि इसमें कार्टेक्स से लेके ब्रेन से, सेरेब्रल कार्टेक्स से स्पाइनल कार्ड तक जाता है, तो स्पाइनल कार्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक लोअर मोटर। अब इसके अंदर देखे वीकनेस एवरीथिंग। अब देखिए फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि वीकनेस के लिहाज से अपर मोटर न्यूरॉन में भी होती है, लोअर मोटर भी होती है। ठीक है, सॉरी। तो एक्चुअली वीकनेस के लिहाज से अपर मोटर लोअर मोटर दोनों में होती है। एट्रोफी ऑफ द मसल ये लोअर मोटर न्यूरॉन में तो होती है, अपर में नहीं होती, क्योंकि जो मसल है इफेक्टर एरिया दैट इज इनर्वेटेड बाय लोअर मोटर। तो लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो कहीं ना कहीं से इसको इनर्वेशन देती है। बट अगर अपर मोटर लोअर मोटर चला जाए तो फिर मसल को तो कुछ मिलेगी नहीं, तो एट्रोफी होगी। रेसिकुलेशन मसल ट्विचिंग अपर मोटर में नहीं, लोअर अपर में नहीं होती, लोअर में होती है। अब रिफ्लेक्सेस इज हाई इन अपर मोटर, हाइपोरिफ्लेक्सिया इन लोअर मोटर, हाइपरटोनिया इन द अपर, हाइपोटोनिया इन द लोअर। बेबेल्स्की साइन इज गोइंग अप पॉजिटिव इन अपर, स्पास्टिक पैरालिसिस, इसमें फ्लैसेट पैरालिसिस होती है।
और यहाँ पे प्लेसेड पैरालिसिस नहीं है, यहाँ पे है। और क्लैश नाइफ स्पास्टिसिटी अपर मोटर में प्रेजेंट होती है, लोअर मोटर में एब्सेंट होती है। तो आप लोग अगर गौर से देखें, ऐसा मोटर न्यूरॉन डैमेज जिसमें एवरीथिंग इज गोइंग अप, एवरीथिंग इज अप, रिफ्लेक्सेस का भी बढ़ना, टोन का भी बढ़ना, एवरीथिंग इज गोइंग अप, दैट इज कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन। लाइक टोन्स का बढ़ जाना, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का बढ़ जाना, टोज मीन बेबेन्स की साइन का पॉजिटिव होना, तो एवरीथिंग इज गोइंग अप, दैट इज कॉल्ड अपर मोटर। बट एवरीथिंग इज गोइंग लोअर्ड, लोअर्ड मीन मसल मास का कम होना, एट्रोफी होना, टोन्स कम होना, रिफ्लेक्सेस कम होना, एवरीथिंग इज गोइंग लो, दैट इज लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है जी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो अपर मोटर है, लोअर मोटर, इसकी हमारे पास क्या है, इसकी जो काजेस है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम, कि आप लोगों ने याद रखना है कि फिसिकुलेशन, जो मसल ट्विचिंग है, फिसिकुलेशन ये लोअर मोटर में है, अपर में नहीं है। बट पॉजिटिव बेबिन्स्की साइन इन नॉर्मल इन इन्फेंट अप टू 2 years अप्लाई, 2 साल तक जो बेबिन्स्की साइन है वो बच्चों में क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि अभी तक हमने जो पढ़ा है, ताकि आप लोग इसको गौर से देखें कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। तो अभी देखें, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, द न्यूरॉन विल स्टार्ट फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीच अप टू द स्पाइनल कॉर्ड दैट इज अपर मोटर, बट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टुवर्ड द इफेक्टर एरिया दैट इज लोअर मोटर। अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, एवरीथिंग विल गोइंग अप इंक्लूडिंग टोन्स, इंक्लूडिंग रिफ्लेक्सेस एंड टोज। बट याद रखें, लोअर मोटर में एवरीथिंग इज गोइंग डाउन। बट बेबिन्स्की साइन नॉर्मली पॉजिटिव इन इन्फेंट, बट इफ इट इज सीन इन एडल्ट दैट विल बी शो अपर मोटर न्यूरॉन लेजन। ठीक है जी। तो ये चीज आप लोगों को आना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी कॉमन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंटिंग फॉर द अपर वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सी अपर मोटर है, कौन सी लोअर मोटर है। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड लीजन से। स्पाइनल कॉर्ड लीजन में पोलियोमाइलाइटिस। अब ये क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न बाय पोलियो वायरस। हम कहते हैं ना, पोलियो के कतरे लगाए वरना आपका बच्चा माजूर हो सकता है, वो पोलियोमाइलाइटिस है। Like it is this virus transmitted fecal-orally, replication in lymphoid tissue of the oropharynx and small intestine। इसका मतलब कि जो पोलियो वायरस है, इनिशियली ये बच्चों में फीको ओरल ट्रांसमिशन, हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से इंटर होता है, और लिम्फोइड टिश्यू के अंदर इसकी रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होती है, और फिर ये जाकर हमारे पास ओरोफेरिंक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये वहां से जाके सीएनएस में जाता है वाया द ब्लड स्ट्रीम, और ये लोअर मोटर न्यूरॉन साइन कराता है। अब लोअर मोटर न्यूरॉन साइन में एसिमेट्रिक वीकनेस, symptom of viral meningitis like fever, headache, neck stiffness, muscle respiratory muscle involvement lead to respiratory failure, and that will be a danger sign for poliomyelitis। तो आज के बाद याद रखें कि poliomyelitis is one of the acute lower motor neuron lesion। CSF shows increased WBC and increased protein with no change in CSF glucose, क्योंकि ग्लूकोज का चेंज होना, कम होना, that shows bacterial मेनिंजाइटिस। लेकिन ये तो वायरल मेनिंजाइटिस है, वायरस है। तो जब भी मेनिंजाइटिस वायरल होती है तो सीएसएफ के अंदर ग्लूकोज अनचेंज होते हैं। बट अगर सेम इन्फेक्शन ये बैक्टीरिया की वजह से होगी तो उसमें फिर सीएसएफ के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी लेवल कम हो जाती है। पोलियो वायरस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम स्टूल और थ्रोट सिक्रीशन। फिर इसके बाद है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कंजेनिटल डीजेनरेशन ऑफ एंटीरियर हॉर्न। इसमें वायरस की वजह से एंटीरियर हॉर्न डैमेज होती है, ये कंजेनिटल डीजेनरेशन है। ऑटोसोमल क्या है, रिसेसिव है। और इसमें जनाब SM1 जीन म्यूटेशन होती है विच इनकोड अ सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन, डिफेक्टिव SNRP assembly लीडिंग टू लोअर मोटर न्यूरॉन एपोप्टोसिस। इतना याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, अगेन दैट इज वन ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 मोस्ट कॉमन, इसमें टाइप 2 टाइप 3 भी है, लेकिन वो फिर आप लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। इसमें वार्डेनिक होफमैन सिंड्रोम होता है। जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 है, उसका दूसरा नाम वार्डेनिक होफमैन डिजीज है। फिर लोअर मोटर न्यूरॉन साइन में इसमें सिमेट्रिक वीकनेस आती है। और फ्लॉपी बेबी, इसमें क्या चीज आती है, फ्लॉपी बेबी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
and you must know about it क्योंकि this type of question they will be frequently asked you in the exams as well। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इसमें मार्क हाइपोटोनिया होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस एंड टंग फेसिकुलेशन। एक्चुअली ये डिजीज जो हमें सिम्टम दे रही है एग्जैक्टली लाइक बोटुलिनम, जिस तरह बोटुलिनम डिजीज है उस जैसा हमें ये सिम्टम देती है, लेकिन एक्चुअली ये बोटुलिनम नहीं है, बट दे लुक लाइक बोटुलिनम इन्फेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है ए मायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS। इट द कंबाइंड अपर मोटर एंड लोअर मोटर डीजेनरेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए मायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इसमें अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों डैमेज होती है, और ये यूजुअली इडियोपैथिक है। इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो हमें अननोन है, लेकिन बिलीव किया जाता है कि इसमें SOD1 सूड 1 जीन म्यूटेशन होता है, जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 1 कहलाता है। तो सुपर ऑक्साइड dismutase 1 is one of the gene, is one of the enzyme, its mutation can cause amyotrophic lateral sclerosis। और इस डिजीज का दूसरा नाम है लू गेरिक डिजीज। अब लू गेरिक हमें ये हेल्प करेगी कि उसमें जो डिजीज के अंदर जो ड्रग यूज होता है उसका नाम है राइलोजूल है, राइलोजूल। तो राइलोजूल इज वन ऑफ द ड्रग यूज्ड इन दिस डिजीज। बस सिम्टम क्या है? लोअर मोटर न्यूरॉन लिम्फ वीकनेस है, फेसिकुलेशन है, एट्रोपी क्योंकि हमने पढ़ा कि एवरीथिंग गोइंग डाउन, बल्बर पाल्सी की वजह से डिसआर्थरिया, डिफिकल्टी स्पीच, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी स्वालविंग, टंग एट्रोपी। और अपर मोटर में स्पास्टिक लोअर लिम्फ पैरालिसिस, हाइपरप्लेसिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया, सूडो बल्बर पाल्सी। और इसमें भी इसका मतलब यह है कि ए मायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इसमें कहीं पे रिफ्लेक्सेस ज्यादा भी होगी, कहीं पे कम भी होगी, कहीं पे डिसआर्थरियड डिस्फेजिया सीवियर होगी, कहीं पे ये लिस सीवियर होगी। तो अपर मोटर लोअर मोटर दोनों के सिम्टम आते हैं, बट इसमें जो चीज समझाने जा रहा हूँ उसमें बावल और सेंसरी सिम्टम नहीं होते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो डेथ है वो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। एंड दिस ड्रग शुड बी रिमेम्बर, जिसका नाम है राइल्यूजोल। ये यूएसएमएल स्टेप 1 में आता है कि द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ए मायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस दैट इज कॉल्ड राइल्यूजोल। टेबस डॉर्सेलिस क्या है? डीजेनरेशन, डीमाइनेशन ऑफ डॉर्सल कॉलम रूट बाई that is Treponema pallidum, which is the tertiary syphilis, causes progressive sensory ataxia, impaired proprioception, poor coordination। इसमें रोमबर्ग साइन पॉजिटिव होता है, और जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है दैट इज एब्सेंट। इसमें भी शूटिंग पेन होता है, एंड एरिगल रूबेटसन प्यूपल एंड चारकोड जॉइंट्स। थोड़ा सा बताता हूँ कि जो एरिगल रूबेटसन प्यूपल है इसका मतलब क्या है। इसमें अगर आप पेशेंट को लाइट मारेंगे ना आंख के अंदर, तो द पेशेंट प्यूपिल विल नॉट शो एनी रिस्पॉन्स। तो ऐसा कंडीशन जिसमें प्यूपिल लाइट को रिएक्ट ना करे बट अकोमोडेशन इंटैक्ट हो, तो दोज आईज who is not react to light but accommodation intact, that is erigel robertson pupil। और चारकोट ज्वाइंट वो है, इस ज्वाइंट्स को अगर डैमेज हो जाए, इस जॉइंट को अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाए, तो फिर भी पेशेंट को बाहर से अपना दर्द महसूस नहीं होता। इसमें कहते हैं पेनलेस आर्थ्रोपैथी। इसमें जॉइंट का इशू है, लेकिन इसमें पेन पेशेंट को महसूस नहीं होता। इस क्लास में इतना याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल बी टेकन इट सून। अल्लाह हाफिज़।